Great class. So yesterday we were discussing on types of electric charge and we learned that there are two types of charge, positive and negative charge. Today we will discuss why a charged object attract an uncharged object. Second we will discuss on electroscope, what is electroscope, okay, and then lightning. तो कल हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं ना बच्चों, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और मैंने कहा था कि इस चीज़ का आंसर मैं देने वाला हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों होता है ना। तो इस चीज़ का आज हम आंसर पढ़ने वाले हैं। तो अब तक आपने पढ़ा कि दो चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपसे ये पूछेगा कि यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। मतलब कि जो बैलून आपने रब किया था वुलन क्लॉथ के साथ और जब आप उसको एक वॉल के पास लेके गए थे तो मैंने कहा था ना वो स्टिक वहाँ पे चिपक जाएगा। तो क्या होगा जब एक बैलून को रब करने के पास जब दूसरे बैलून को लेके जाएं तो क्या वो एक दूसरे के पास आएंगे? तो बोलेंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? कि दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज आ गया, एक जैसा आ गया। इट मीन्स सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो पसंद नहीं करते एक दूसरे को, इसलिए वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो फिर अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? इसका जस्ट अपोजिट है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात क्लियर रखना कि जब दो सिमिलर चार्ज हो तो वो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब आता है कि मैंने आपसे बताया था कि सर मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो ग्लास रोड था जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया था उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और सिल्क क्लॉथ जिसके साथ मैंने उसको रब किया था उस पर कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव। तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव क्यों आया? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, अब तुम्हें एक बात पढ़नी है जिसका नाम है एटम। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो साइंस मानती है किससे मिलके बनी हुई है? एटम। जैसे आपने बायो के अंदर पढ़ी थी ना सेल, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है एटम का। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। एटम से मिलकर बनी है। व्हाट इज एटम? ए वेरी टेनी पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड इनटू मोर पार्ट्स। वह छोटे से छोटा कण जिसके और अधिक टुकड़े ना हो उसके, वो आपका एटम है। पहले साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो एटम के अंदर क्या था ये नहीं बता पाते थे। अब साइंस एडवांस हो गई तो ये भी पता लग जाता है कि वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको एटम कहते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एटम के अंदर मेनली तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यूँ समझ लो एटम एक घर है और उसमें तीन भाई रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बच्चों इलेक्ट्रॉन की बनती नहीं तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक साथ रहना पसंद करते हैं, और इलेक्ट्रॉन है ना इनके चारों ओर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर क्या लगाते हैं बच्चों? चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो एक साथ रहते हैं, यूँ समझ लो पहरा लगाना एक तरह से। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इसके चारों ओर क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। तो जिस घर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसका नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है भाई? न्यूक्लियस। और बाहर तो चक्कर कौन लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और जब इस न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन के बाहर के चक्कर को जब तुम पूरा पूछोगे ये क्या है, तो मैं ये कहूँगा ये है भाई एक एटम। क्या होगा बच्चों? ये एटम। तो एटम के अंदर तीन चीज़ें रहती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद हो गया इतना? ठीक है। अब तुमसे पूछेगा क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो आप ये जो नेगेटिव नेगेटिव कर रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव होता है ना एक्चुअली ये कौन होता है पता है आप? इलेक्ट्रॉन होता है। और जो पॉजिटिव होता है ना ये कौन होता है आपका? प्रोटॉन होता है। तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे एन फॉर न्यूट्रॉन और एन फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो दो तरह के चार्ज हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आप यूँ भी बोल सकते हो सर इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास से प्रोटॉन को दे देगा। किसको दे देगा? प्रोटॉन के पास। तो भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। आप ये भी समझ लो,
यदि किसी के एटम के पास 15 प्लस है ना, तो उसके पास 15 ही नेगेटिव होंगे। मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं ना इनिशियली, उतने 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसको बिना समझे बिना आप नहीं समझ पाओगे। इसको एक दो बार और सुनना, जब आपको क्लियर हो जाएगा। शुरू शुरू में मैंने इतना बताया, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो अभी के लिए तुम्हारी क्लास छोटी है, तो बस यूँ ही जान लो कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी के पास 20 इलेक्ट्रॉन है ना, तो याद रखना 20 प्रोटॉन है। तो 20 माइनस 20 प्लस, दोनों को कैंसिल कर दो, रिजल्ट कितना आ गया? 0। तो कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए ये शुरू में जो पेन है, जब तुम इसको रब नहीं करोगे और जब किसी चीज़ के पास लेके जाओगे तो अपनी ओर खींचता ही नहीं है। क्यों? इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि जितना इसके पास माइनस है उतना इसके ऊपर प्लस है। पर जैसे ही तुमने इसको रब कर दिया, अब इसके ऊपर चार्ज की इनबैलेंसिंग हो गई, या तो माइनस ज़्यादा हो जाएंगे या प्लस ज़्यादा हो जाएंगे, और हम बोलेंगे चार्ज हो गया। तो याद रखना, जब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है तो समझ लेना वहाँ पे चार्ज की इनबैलेंसिंग हो गई, या तो उसके ऊपर माइनस आ गया है या उसके ऊपर प्लस आ गया, इसलिए वो चार्ज हो गया। तो अब वो प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, तो वो मैं आपसे बता रहा हूँ। यदि कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे दे, भाई जाओ इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आप लिख लेना उसके ऊपर जब वो कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर प्लस आएगा। और जब कोई एटम माइनस को ले लेगा, क्योंकि जो एटम ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है उसके ऊपर तो प्लस आ गया, और जो वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले ही नेगेटिव था और एक नेगेटिव और आ गया, तो आप बताओ चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो नेगेटिव। तो आप बताओ ग्लास रोड पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लॉस कर दिया, इसलिए उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? प्लस आया। और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया कि उसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। पहले उसके पास मान लो 20 थे और एक और आ गया 21, पर प्रोटॉन तो 20 ही रहे ना, पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इसलिए उसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा हो गया माइनस का। तो बस आप यूँ याद रख लो कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर प्लस आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर क्या आता है? माइनस। तो इसलिए किसी बॉडी के ऊपर भाई प्लस आता है और माइनस आता है। अब मैं आपको आंसर करता हूँ कि बताइए, जब आपने एक पेन को रब किया और आपने उसके किसी भी एक छोटे से टुकड़े के कागज़ के पास लेके गए, तो कागज़ का टुकड़ा ऊपर की ओर उठने लग जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न देखो बच्चों, अब तुम दे दोगे आराम से, कि जब हम पेन को लेके गए थे तो पेन के ऊपर तो भाई चार्ज था, ठीक है ना। और जैसे ही मान लो उस पर चार्ज था प्लस का, तो जैसे ही तुम उसको एक छोटे से कागज़ के टुकड़े के पास लेके गए, तो कागज़ के टुकड़े के तो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। और एटम के पास 3 चीज़ें रहती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि गिलास रोड पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो प्रोटॉन को तो नहीं बुलाएगा, वो किसको बुलाएगा? इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना, एक दूसरे एंड पे आ जाते हैं और उस पॉजिटिव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस गिलास रोड को पकड़ने की करते हैं, इसलिए वो ऊपर उड़ जाते हैं। और दूसरा हिस्सा उधर रिपेल की वजह से दूसरे प्रोटॉन है वो दूसरे एंड पे चले जाते हैं, जिससे कि कागज़ क्या होता है? तिरछा हो जाता है। एक नीचे का हिस्सा टिका रहता है और एक ऊपर की ओर होता है। तो नीचे वाला इसलिए रहता है क्योंकि जो अपोजिट चार्ज थे है ना, नेगेटिव थे, वो नीचे चले गए और प्लस ऊपर चले गए। इसलिए तो इसको आप बुक्स में देखो तब समझ में ज़्यादा आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ वाई ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट है अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो देखो फिगर नंबर 5 के अंदर एक कागज़ दिखा रखा है और एक कोम दिखा रखा है। कोम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो कागज़ था, उस पर एटम थे। एटम में कौन कौन थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव किसको अटैक करेंगे? नेगेटिव। तो कोम के पास कौन सा है? नेगेटिव, तो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोम पे नेगेटिव है और कागज़ में भी नेगेटिव, तो नेगेटिव देखो दूर चले गए। तो इस तरह से ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भाई चार्ज है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएं हम? इस कोम के ऊपर चार्ज है या नहीं है, या इस पेन के ऊपर चार्ज है? तो आप बोलोगे सर कागज़ के टुकड़े के पास लेके चले जाएंगे। मैं कहता हूँ कोई और तरीका बताओ। तो एक ऐसा डिवाइस जिससे हम ये पता लगा लें कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या है नहीं,
उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ज़्यादा करोगे तो अपनी बुक्स में देख सकते हो, फिगर नंबर 6 में इलेक्ट्रोस्कोप बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्लास जार चाहिएगा बच्चों, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक मेटल की स्ट्रिप लानी पड़ेगी, तार डालना पड़ेगा। तार के ऊपर आपको 2 एल्युमिनियम की फॉइल डालनी पड़ेगी, पतली सी लीफ टाइप में, पत्ती टाइप में। ये एल्युमिनियम की पत्तियाँ हैं जो आप देख रहे हो। और ऊपर से एक कार्डबोर्ड चाहिए, गत्ता चाहिए, गत्ते में से ये तार निकाल देना बाहर, और ऊपर से एक चार्ज किया हुआ पेन या ग्लास रोड उसको टच करना है। जैसे आप टच करोगे ना, ये पत्तियाँ एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे चार्ज बॉडी लेके आए थे। यदि ये गैप उतने का उतना रहता है तो उसके ऊपर उसका मतलब ये है कि आप जो नज़दीक इस पर टच कर रहे हो ना, अच्छा इसको कॉन्टैक्ट में डालना पड़ेगा, बिना कॉन्टैक्ट की बात नहीं बनेगी। यदि कुछ नहीं हुआ और कॉन्टैक्ट भी कर रहे हो तो इसके ऊपर मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आप लेके आए हो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये था भाई इलेक्ट्रोस्कोप। ये डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये मैंने आपसे पढ़ा दिया है, डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप। अब मैं आपसे बता रहा हूँ अर्थिंग ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। देखो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, यदि अब वो पत्ती जैसे वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, जैसे आपने टच किया मान लो, और टच करने के बाद वो एक दूसरे से दूर हो गई। अब आप जहाँ आपने ग्लास रोड जिस पे ऊपर एंड पे टच किया था, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट दिखा रखा है, वहाँ आप उसको हटा के आप अपने हाथ को टच करो नंगे पैर जाके, तो क्या होगा, जितना भी चार्ज था ना ये सारा का सारा वहाँ से होता हुआ आपकी बॉडी से होता हुआ नीचे चला जाएगा, धरती में चला जाएगा। और वो चार्ज क्योंकि आपके थ्रू होकर नीचे चला गया, धरती में चला गया, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? अर्थिंग। मतलब चार्ज का अर्थ के पास चला जाना कह सकते हो, अर्थिंग कहलाता है। और वो जो पत्तियाँ थी, एल्युमिनियम फॉइल थी, वो जो एक दूसरे से दूर थी, अब वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज था वो तो डिसअपियर हो गया। इसी को हम अर्थिंग कहते हैं। तो ये होता है अर्थिंग ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब बोलोगे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि बेटा जो हमारे घरों के अंदर जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जाता है वो अर्थिंग से ही बचाया जाता है। तो मैं तुमसे बोलूँ अर्थिंग क्या है, अब तुम ये नहीं समझ में आया अर्थिंग है क्या, तो कैसे समझोगे? तो अर्थिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ। एक चार्ज बॉडी से चार्ज का धरती में जाना क्या कहलाया जाता है? अर्थिंग कहलाया जाता है। और इस अर्थिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप में। तो इलेक्ट्रोस्कोप में तो बताना होता है कि अर्थिंग होता है क्या, बाकी अर्थिंग का प्रयोग हम यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर। तो मैंने आपसे बताया हुआ है कई बार भी, जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं जिसमें हम मोबाइल चार्ज लगाते हो, देखना एक ऊपर से एक मोटा सा एक छेद और होता है। वैसे तो दो होते हैं उसके अंदर, पर एक और होता है, वो एक्स्ट्रा यूँ डाला जाता है, वो अर्थिंग का होता है। हम लोग करवाते नहीं हैं, पर बाकी वो अर्थिंग के लिए होता है। मान लो कोई डिवाइस जैसे फ्रीज वगैरह है, उसमें करंट आ रहा हो, तो उसमें क्या होगा कि जो करंट आ रहा है वो वहाँ से होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा, और एक प्लेट डाल देते हैं। आगे मैं बताऊँगा अभी तुम्हें, ठीक है ना, उसके बारे में। तो अभी तुम इतना जान लो कि चार्ज का धरती में चला जाना क्या कहलाया जाता है? अर्थिंग कहलाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ स्पार्क। जब चार्ज डिस्चार्ज होते हैं तो वो स्पार्क पैदा करते हैं, ठीक है ना। और फिर इसी से जुलता जुलता है लाइटनिंग। जब बारिश होती है बच्चों तो बिजली चमकती है ना, तो उसका रीज़न क्या है, वो क्यों चमकती है, और जब वो बिजली चमके और मान लो हम बाहर हों तो हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। आज की बातें जो आपसे मैंने बताई है, इनको कम समझ में आया तो दोबारा सुनो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों।